कि दिल्ली जो है, आप समझ रहे हो, कल को सर्टिफिकेट लेने वहीं जाना है आपको, क्योंकि कल को अगर सिलेक्शन हो गया, अगर क्या होना ही चाहिए, हम लोग इसीलिए आ रहे हैं ना, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं माँ बाप, और जो है उम्मीदें लगा पे बैठे हैं, क्या दिल तोड़ दोगे उनका? दुनिया का सबसे बड़ा धोखा अपने माँ बाप को होता है, मतलब समझ रहे हो? आप पूरा प्रयास करो ना हो अलग बात है, लेकिन प्रयास और गंभीरता दोनों होनी चाहिए। पता लगा रील देख रहे हैं, रील चले पड़े हुए हैं 2.5 घंटे तक, उसके बाद मम्मी को पता है कि तुम पढ़ रही हो या पढ़ रहे हो, है कि नहीं? मस्त। अच्छा, पढ़ाई पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता, लोगों को पढ़ाई क्यों बोर करती है, या पढ़ाई क्यों उनको लगता है बहुत मेहनत का काम। मुझे किसी चवन्नी का मेहनत नहीं लगता, दिखता क्या मेहनत कर रहे हो? नारियल फोड़ रहे हो, कल आराम से बैठे हो, कंफर्टेबल सीट्स है, बैठ गए, मन करे लेट जाओ। आजकल डिजिटल फॉर्म में भी पढ़ाई हो जा रही है, और सबसे बड़ी बात है पढ़ते समय घर में इज्जत बड़ी होती है। पढ़ते समय तुम्हें थोड़ा, मम्मी थोड़ा चाय मिलेगी, अभी ला चाय मांगी थी, बिस्किट के साथ आएगा, बिस्किट नमकीन सब, और 3 घंटे मूवी देख रहे हो, मम्मी थोड़ा चाय मिलेगी, जा बना ले, जा बना ले, यहाँ बायोस्कोप देख रहे हैं, तो इज्जत बड़ी मिलती है। मेहनत भी नहीं है ज्यादा, आराम से बैठो। इससे ज्यादा मेहनत तो वो चीज है ना, बाकी चीजें, लेकिन फिर भी नहीं मानोगे। हाँ, ये हो गया जोन 4। क्या हो गया जोन 4 में? ये आ गया पूरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश वाला तराई क्षेत्र। हाँ, दो क्या, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तराई क्षेत्र। जब हम लोग अभी भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो देखेंगे, वहां तराई क्षेत्र का मतलब होता है जो हिमालय से जब नदियां क्या होती है, सुन रहे हो, हिमालय से नदी जैसे मैदान में फैलेगी तो उनकी स्ट्रीम क्या होती है, बढ़ जाती है, समझ रहे हो? उनकी स्ट्रीम, उनकी धाराएं बढ़ जाती है, इस वजह से वहां पूरा का पूरा क्या हो जाता है, नमी हो जाता है, बहुत ज्यादा दलदली क्षेत्र पाया जाता है, उसी को तराई रीजन बोलते हैं। समझ, मार्शी कम पूरी तरह से कंडीशन हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश का तराई रीजन ये वाला, ठीक है। बाकी बिहार, सिक्किम, ठीक है, कोलकाता थोड़ा सा, क्योंकि ये इसके पास आ जाता है ना, यहाँ से यहाँ उसकी प्रॉक्सिमिटी है, ठीक है। और ये वाला रीजन दिख रहा है, रत्नागिरी वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र का रत्नागिरी क्षेत्र दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर क्यों फॉल्ट डेवलप हुआ है, हमने बताया था आपको, जो हम लोगों ने क्या अनसस्टेनेबल डैम्स बनाए हैं, इस वजह से यहाँ पर भी हमने, यहाँ अच्छा खासा सब चल रहा था, लेकिन हमने खुद ही, हमारे कुकर्मों ने इसे तैयार किया है, राइट। हाँ, तो जोन कितने हो गए? हाँ, समझ में आ गया? हाँ, अब हो गया तीसरा जोन, क्या हो जाएगा? जोन 3। तो जोन 3 में देखो कौन सा आ रहा है, देखो ये हरा वाला दिख रहा है, उसके पास वाला। हाँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा प्रॉक्सिमेट रीजन, हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉक्सिमेट रीजन ऑफ जोन 2, सीधे यही लिख दो, प्रॉक्सिमेट रीजन ऑफ जोन 4, सॉरी, ये देख रहे हो जोन 4 के बगल वाला, तो जोन 4 क्षेत्र के निकट वाला क्षेत्र इसमें आ जाएगा। आप कितना एक एक राज्य थोड़ी ना लिखोगे, हाँ, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, ये देखो नर्मदा घाटी, ये नर्मदा घाटी है, दिख रहा है, ये नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली, ठीक है। देखो वैली में अब दिख रहा है, वैली, क्योंकि वैली में भी फॉल्ट जनरेट होते हैं, कभी ये दोनों ये अलग हुए हैं, समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, ये विंध्या और सतपुड़ा के बीच में ये नर्मदा वैली दिख रहा है, और ये कौन सी वैली है? महानदी, ठीक है, ये वाली वैली, ठीक है। तो ये प्रमुख है, बाकी जो है जोन 4 के पास वाला रीजन, इसके अतिरिक्त ये देखो। अब क्या करना है, इसके अतिरिक्त ज्यादा लिबिल नहीं लिखना है उसमें, इसके अतिरिक्त मैथ में दर्शाया गया, देख लो, एग्जामिनर को भी यही बोलना है, मैप बनाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, मैं आंसर में मैप बनाना है जहां जरूरत हो। हमने उस दिन बताया था, इतिहास के क्वेश्चन में भी मैप बनाया जाता है, तब जाके नंबर मिलता है। तुमको क्या लग रहा है कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कुछ भी लिख दे आ जाएंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, ठीक है। मैप बनाओ फटाक से जल्दी, टेढ़ा मेढ़ा। अच्छा, भारत का मैप बनाने में दिक्कत होती है क्या? ये बना तो है, हमारा वाला अच्छा बनता है ना, तो प्रैक्टिस किए हैं। ये क्या हो गया इसको? अच्छा हाँ, ये एरो वाला है। देखो ऐसे बनाओ, सीधे सीधे किया करो, मैं बता रहा हूं।
ऐसे किया करो, ठीक है। फिर इसको ऐसे ले जाओ, ठीक है, दिखा। यस सर। फिर इसको ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो, ठीक है। अगर हम एक स्ट्रोक में बनाएंगे जल्दी बन जाता है, वो बीच बीच में रोक देते हैं। ऐसे बना है, फिर इसको लेने के बाद ये थोड़ा सा ऐसे ले जाओ, ठीक है। और यहां जैसे ये ले जाओगे तो ये ऐसे जाना है, ये, ठीक है। फिर इसको ऐसा करना है, ठीक है, ऐसे करना है। फिर ऐसे जाना है, ये आपका वाला, ये देखो सूरत आ गया, ये देखो, ये सूरत आ गया, ठीक है। हाँ, फिर ये ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे थोड़ा सा टर्न ले लेना है। क्या ले लेना है? टर्न ले लेना है। हाँ। टर्न ये ऐसे लेते हुए जाना है, फिर ये जाएगा, फिर थोड़ी देर बार ऐसे कर देना है। ये तो यार हमारा खराब हो गया। हाँ यार, अरे तो यार एक स्ट्रोक में बनता है, फिर ऐसे जाओ, अरे टेढ़ा ही मेढ़ा बनाना है ना, टेढ़ा मेढ़ा लगे भारत का है बस। हाँ, पतंग ना बना दो, नहीं पता लगा पाकिस्तान के मैप में दर्शा दो, ठीक है, छोड़ो, जाने दो। अपने तरीके जाके घर पे प्रैक्टिस कर लेना, देखो 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अरे सर कर लो, एक स्ट्रोक में बनता है बढ़िया। दिल में हिंदुस्तान है तो क्यों नहीं बनेगा, और दिल में कोई और देश, श्रीलंका उलंका होगा, जल्दी बन जाएगा। देखा बना, हाँ, जल्दी बनाओ तो जल्दी बनता है। वो ज्यादा डिजाइन हो जाता है, एक स्ट्रोक में तैयार रहता है, जल्दी से बन जाता है, ठीक है। मैप बनाना सीख लीजिए, सिर्फ भारत का नहीं, विश्व का भी। समझ में आ रहा है? कल को प्लेट टेक्टोनिक समझाना पड़ा तो प्लेट कहाँ कहाँ है वो बताना नहीं पड़ेगा, कहाँ है कन्वर्जेंट प्लेट, कहाँ डाइवर्जेंट प्लेट। एग्जामिनर का कहोगे नहीं तो आप घर जाके मैप देख लीजिएगा, उसके थोड़ी ना लिख देंगे। हाँ, नहीं तो बगल गूगल देख लो, अभी हमारा वाला मिला लो, ऐसा नहीं, आपको उसका काम आसान करना है, ठीक है। समझ में आ रहा? अब इसमें क्या करिए, इसमें ऐसे गोला भरिए, ये, ठीक है, ये, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे रंग दीजिए, रंग दे तो मोहे हरुआ, ये हरा है ना। तो फिर ये करने के बाद यहाँ ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट लपेट डालो, ये जोन क्या हो जाएगा ये, और ये कच्छ वाला रीजन। ऐसा एक सारे जोन 5 हो गए ना। बोलो, वेरी गुड। अब फिर क्या होगा, यहीं से ये ऐसे कर दो, ठीक है। और कहाँ था, वही तो था, सही था एकदम, ठीक है। अब तो बना ही लोगे ना, अब तो ये वाला देख के बना डालो फटाफट। जल्दी करो भाई, कितना देर में तो जो है दूसरे देश पे कब्जा हो जाता है। हो गया, नहीं तो घर जाके बना लेना, घर जाके बना लेना, ठीक है। इतना टाइम नहीं है, यहाँ बनाते रहेंगे। तो हमारे पास ये भूकंप वाला काम हो गया, भूकंप का काम हो गया। अब हमें देखना है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भूकंप से का प्रभाव ना, बोलो। यस सर। हाँ, चलो भूकंप का प्रभाव देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक,
इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के परिणाम। मस्त परिणाम होते हैं ना, मजा आ जाता है इनको, देखो कह रहे हैं मजा आ जाता है। हाँ बड़ा मजा आता है तुमको भाई। देखिए भूकंप के अगर परिणाम देखें तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक नेगेटिव इफेक्ट्स यानी नकारात्मक परिणाम, और पॉजिटिव निकालेंगे हम लोग। पॉजिटिव यूपीएससी वाले कुछ भी कर सकते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स, ठीक है, यानी कि सकारात्मक परिणाम। तो सबसे पहले नेगेटिव देखते हैं क्योंकि ज्यादा वही वाली है ना, बोलो। हाँ तो देखते हैं, सब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है क्या होगा, भारी जन धन की हानि ना, लॉस ऑफ ह्यूज लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। बोलो पहला तो यही होगा, भारी जन धन की हानि। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, अभी लेटेस्ट जो भूकंप आया है जैसे तुर्की का भूकंप और मोरक्को का भूकंप, ब्रैकेट में डाल लेना 2023। हमेशा एग्जाम्पल लेटेस्ट वाला लिखिएगा एग्जाम में, नहीं पता लगे यही रट्टा है तो यही लिखें। लेटेस्ट लिखोगे ना तो ज्यादा अपील करेगा, समझ में आ रहा है, एग्जामिनर की निगाहों में चढ़ जाओगे आप। हाँ इसको लेटेस्ट पता रहता है, नहीं पता लगा 1987 वाला बता रहे, हाँ उसका काम बढ़ा रहे हो, वो चेक करेगा कि यार 1987 में आया था कि नहीं आया था, तब तुम्हें मार्क्स देगा। ठीक है, तो पहला चीज तो यही हो गया, लॉस ऑफ ह्यूज लाइव्स एंड प्रॉपर्टी होगा, भारी जन धन की हानि होने की होगी कि नहीं होगी। तो दूसरी बात, डैमेज ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रिटिकल को हिंदी में क्या बोले, अति महत्वपूर्ण आधारिक संरचनाओं, अति महत्वपूर्ण आधारिक संरचनाओं। ठीक है, का नुकसान होगा। अभी कौन से होते हैं डैमेज ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बिल्डिंग्स कोलैप्स होंगी ना, बिल्डिंग कोलैप्स होंगी, जितने भी ऑफिसेस हैं, जैसे मान लो न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारे, हाँ फैक्ट्रीज हैं ये सब ना, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर लिखो, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर रिएक्टर रिसर्च सेंटर यानी अनुसंधान केंद्र एक्सेट्रा। समझ में, पता लगा इसरो वहा हो गया ऑफिस, ऐसा हो ना है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आ रहे हैं, हाँ आग लग सकती है, कहाँ, पटाखे से, मतलब उसकी फैक्ट्री में, पटाखे फैक्ट्री, हाँ तो आग और भी कारणों से लगेगी। अभी एक एक करके देखेंगे ना। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया, ये तो क्लियर ही है सबको, ये भी क्लियर है। तीसरा जो डैमेज है फायरिंग, ठीक है, आग लगने की घटना हो सकती है। अब कहोगे कैसे, आराम से भूकंप आया तो जो बिजली है वो हिली, तार वगैरह टूटे, शॉर्ट सर्किट हुआ और फायरिंग हो सकती है। फायरिंग ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, ब्रैकेट में आग लगने की घटना ब्रैकेट में लिख दीजिए, शॉर्ट सर्किट के कारण। हिंदी में भी शॉर्ट सर्किट ही बोलेंगे, नहीं तो हिंदी में लघु परिपथ के नुकसान के कारण। शॉर्ट सर्किट को परिपथ बोलते हैं, पता है ना, हाँ बचपन में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे। ठीक है, फायरिंग ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। और बताओ क्या नुकसान होगा, हाँ इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेगा, वो उसी में आ जाएगा ना। और बताओ, इकोनॉमी जाहिर सी बात है जाएगी। और कुछ ऐसा बताओ जो एग्जामिनर को एकदम अपील करे, घुस जाए एकदम दिमाग में उसके, अरे वाह क्या बताया, बाकी लोग तो सोच ही नहीं पा रहे हैं। सोचो। हाँ देखो ये लड़की बता पाई, फ्लडिंग, हाँ आप देखो पहुंच रहे हो तुम लोग। बाढ़, आपको बाढ़ कैसे आएगा भाई, किसी डैम पर, जैसे यहाँ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में डैम में आएगा, डैम टूट गया
डैम टूट गया तो क्या बाढ़ आ सकता है? हाँ बिल्कुल ना। हाँ, फ्लडिंग ब्रैकेट में चाहे लिख लो, बांध आदि के टूटने के कारण, ड्यू टू डैमेज ऑफ या कोलैप्स ऑफ डैम्स। ठीक है, फ्लडिंग हो सकता है। और किसी ने अभी बोला था लैंडस्लाइड, ठीक है। और क्या, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो सकती है, चट्टान गिर जाए बस के ऊपर, और बस के लोग आराम से भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और उसके बाद अबे आप लोग हंसने लगे। ऐसा होता है ना, पहाड़ों पे बहुत सारे लैंडस्लाइड होते हैं ना, घटनाएं। मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं। दिक्कत क्या है? देखो, दो है। पहली बात, एक ही दिन में सबको पहुंच जाना है माता के दरबार में, 365 दिन है, बाकी समय भी आप जा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, तरह तरह की मान्यताएं हैं, इस वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर लोड आ जाता है कि अचानक से। और दूसरा पक्ष यह है कि गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि कुछ खास दिनों में क्या होगा, लोड बढ़ने वाला, अपना अरेंजमेंट भी उसी तरह से करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो, हंसी मजाक में अपनी जगह है, मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप लोग इसमें से अपने मतलब की चीजें निकालें। एग्जाम में यूपीएससी ने एक बार इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि तमाम तरह के जो भीड़ भाड़ की घटनाएं होती हैं, वहां पे देखा जाता है आपदा होती है बहुत सारे, इसके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज हैं उसको समझाना है आपको, और सुझाव भी देना है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या स्टेप ले सकते हो वो। तो ऐसे हवा में हम कोई बात नहीं बोल देते, उसके पीछे कोई ना कोई सिलेबस की बात होती है। तो चलो बुलावा आया, मतलब लैंडस्लाइड गिरा, तो अब की बार देखो कितने सारे लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। हाँ, तो हमें क्या करना, लैंडस्लाइड तो हम रोक नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, इसमें वही डिजास्टर मैनेजमेंट में पहले वाला, कि पहले डिजास्टर से पहले वाला एक अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें एक एटलस बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, एटलस बनाना चाहिए, जो जो लैंडस्लाइड, जैसे भूकंप का एक एटलस बना हुआ है, मैप बना हुआ है, उसी तरह से एक जियो मैपिंग होनी चाहिए वो उन स्थानों की जहां पर लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा क्या हो सकते हैं लैंडस्लाइड, ये कर लो, और उन एरियाज को चिन्हित कर लिया जाए, मार्क कर लिया जाए, वहां पे एडिशनल क्या कर दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव एहतियात बरते जाए। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, लोगों को अवेयरनेस फैलाओ, अवेयरनेस करो कि भैया कुछ खास दिनों में भीड़ ज्यादा हो सकती है, तो कृपया अपने टूर प्लान वगैरह का क्या करें, कैंसिल करें या अपग्रेड करें, जो भी करना है। तीसरा क्या करना चाहिए, राहत शिविर हमेशा जो है, तब भी कुछ लोग जाएंगे, नहीं मानेंगे, जाएंगे तो फिर भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, हादसा अगर हो जाए तो ये सब प्लान करना पड़ता है। ठीक है, सरकार लेकिन बैठी रहती है, प्रशासन बैठा रहता है हाथ पे हाथ रहे, जब हो जाएगा तब देखेंगे। हमारे देश में तो ये होता है, ऐसे 90% लोग क्या बोलते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद जब हो जाता है तो देखा नहीं जाता है। हाँ, तो यही होता है। तो टर्की का जो प्रधानमंत्री है वो भी कम थोड़ी ना है, चुनाव पे तो धर्म के नाम पे वोट मांग रहा था ना, कि मैं तो इस्लामिक स्टेट बनाऊंगा पूरी दुनिया में, फिर से तुर्की का साम्राज्य फैलाऊंगा। फैला लो, फैल गए, इवेपोरेट हो गए। एक चीज समझ लो, वो जमाना नहीं रहा कि एक धर्म का हिसाब से देश चलाओगे, आपको सबका साथ चाहिए होगा, मानवता, ह्यूमैनिटी सबके अंदर डालनी पड़ेगी। जो सेक्टेरियन पॉलिसीज हैं आगे चल के क्या करती है, वो डिवाइड करती है। जितने भी आप मैप में जाके देखिए डेवलप्ड देश हैं, उनका मैप उठाइएगा तो उसमें ज्यादातर देश क्या मिलेंगे आपको, सेकुलर मिलेंगे, कि उन्होंने सबको आगे बढ़ने का मौका दिया, इसलिए खुद भी आगे बढ़े। सेकुलर होगा, दूसरी बात साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा उनके पास, साइंस पर फोकस होगा विशेष। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को उन्हें छोड़ दिए, जो उनका अपना कल्चर है। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते मिल जाते हैं ना, हमारा पश्चिमी कल्चर कोई कल्चर है, हमारा कल्चर बहुत है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना कल्चर है, हमें सबके कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपने कल्चर को प्रेम करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे कल्चर को गाली देना शुरू कर दे, राइट, उनका अपना कल्चर है। हाँ, है कि नहीं? कहते वो लोग शराब पीते हैं तो तुम्हारे यहाँ भी पी जाती है। बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में क्या होता है, उनके खुद के जो है पेय पदार्थ होते हैं, स्वयं ऋग्वेद में सोमरस का जिक्र मिलता है, ऋषि लोग पीते थे। ठीक है, तो हर कल्चर में कुछ ना कुछ क्या होती है, देखो मानवीय आकांक्षाएं हैं, ह्यूमन एस्पिरेशंस हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसलिए कह दो फलाना संस्कृति अच्छा है, हमारा खराब है, ये सब फर्जी की चीज है। ठीक है, सभी संस्कृति में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं,
कुछ ना कुछ कमियां भी हैं। अगर कमियां ना होती तो दूसरी संस्कृति क्यों आती? ठीक है। हाँ, तो ये सब फर्जी की बात है, हम लोग उस तरह के आदमी नहीं हैं। और कभी सोचिए मैं नहीं, हमने अपनी क्लास में हमेशा बताया, आप क्लास में यूपीएससी के दौरान ना ही मुसलमान हो, ना ही हिंदू हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो, आप सिर्फ सिर्फ भारतीय हो। पूरी तैयारी, और तैयारी के बाद सिलेक्शन हो जाने के बाद भी आपकी जो भी धार्मिक या सांस्कृतिक आस्थाएं हैं, फेथ है, वो यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। दिक्कत यही हो रही है आजकल, यहाँ के निकल के वो यहाँ जा रही है, इवेपोरेट हो जा रहे। क्योंकि जब यहाँ रखोगे तो आपको सामने प्रजा नहीं दिखाई देगा, हिंदू मुसलमान दिखाई देगा, तो आप न्याय कैसे करेंगे? लेट सपोज आप बहुत बढ़िया वाले हिंदू हो, बहुत बढ़िया वाले मतलब जो एक हिंदू की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार, और आपकी मुस्लिम क्षेत्र में ड्यूटी लग गई, तो क्या करोगे? कहोगे नहीं नहीं, हम तो आज नवरात्रि का व्रत रखे हैं, हम उस इलाके में नहीं जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना बोल पाओगे आप। आपको भारतीय विचार रखना है वहां पे, उसी को रिप्रेजेंट करना है। और भारतीय विचार हमेशा किसमें यकीन करता है? वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतशान उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसी बात क्षुद्र हृदय वाले लोग करते हैं। विशाल हृदय वाले लोग तो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं ना। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मंदिर जाते हो, कितने लोग जाते हैं? क्या नारा लगता है वहां? धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। कहीं ये नारा लगा मेरा कल्याण करो प्रभु? कितने भी परेशान हो, नारा यही लगेगा, धर्म की जय हो। धर्म का मतलब हिंदू धर्म की जय नहीं बोल रहा है वो। धर्म मतलब हमारे ये भारतीय धर्म में धर्म का अर्थ होता है न्याय स्थापित करना, मानवता लेके चलना, अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना, ये होता है धर्म की जय। अधर्म का नाम मतलब पाप का नाश हो। अधर्म के यहाँ किसको किया गया? पाप। जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं उनकी हार हो। प्राणियों में सद्भावना हो, ये भी नहीं बोला कि मानव में सद्भावना हो, प्राणियों में हो। प्राणी मतलब समझ रहे हो ना, कि चींटी के अंदर भी आपके, चींटी के प्रति भी आपका वही भाव होना चाहिए एक मनुष्य के प्रति जो है। और विश्व का कल्याण, ये विश्व का कल्याण की कामना करने वाले भारत की भूमि है भैया, समझ में आया? तो विशाल आप हमारा जो भी संस्कृति है उसको बहुत छोटा ना करिए, ये बोलकर कि दुनिया के सबसे महान लोग हम ही हैं। तुम्हें अकेले महान कैसे हो गए? और भी हैं, हाँ, महान अपने कर्मों से हो गए, साबित करिए उसको। खैर, लैंडस्लाइड होगा तो लैंडस्लाइड से लेकर अलग अलग डिजास्टर मैनेजमेंट चीजें हैं, वो आप लोग बाद में देखेंगे। लैंडस्लाइड के बाद, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूस्खलन। क्या बोलते हैं? भूस्खलन। और क्या हो सकता है भाई? हाँ, वो उसी में आ जाता है। ठीक है, अलग से कोई चीज बताइए, जैसे यहाँ सब एक दूसरे से अलग है ना। सुनामी कर सकता है, क्या कर सकता है? सुनामी करेगा, सुनामी की घटना होगी। ठीक है, और हाँ, तो सब उसी में आ जाएगा ना। लॉस ऑफ ह्यूज लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, लाइफ जा रहा है तो फिर क्या, खाना भी तो जाएगा, उसी से जुड़ा हुआ आ जाएगा ना। अब एक एक करके दुकान नष्ट हो जाएंगे, हाँ, कपड़ा खराब हो जाएगा, हाँ, ये सब उसी में आ जाएगा बच्चा। तो लगभग लगभग है लॉस ऑफ ह्यूज लाइफ्स एंड डैमेज, क्रिटिकल फायरिंग। ठीक है, हाँ, एक और चीज हो सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर अगर टूट जाए तो फिर क्या हो सकता है? रेडिएशन हो सकता है ना। हाँ, रेडिएशन ड्यू टू डैमेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, विकिरण, रेडिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकिरण। नाभिकीय रिएक्टर टूटने पर विकिरण का खतरा। एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो जापान में जब आई थी भूकंप की घटना हुई थी 2012 में, फुकुशिमा, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर, वहां से रेडिएशन शुरू होता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए एग्जाम्पल में 2012 जापान भूकंप, 2012 जापान भूकंप, फुकुशिमा रिएक्टर, बस इतना। जापान भूकंप, जापान में भूकंप कब आया था? 2012, बड़ा आया था, उसे तो रोज आता रहता वहां। 2012 फुकुशिमा रिएक्टर, फुकुशिमा रिएक्टर। ठीक है, तो ये लगभग लगभग नेगेटिव हमारे हैं। हाँ, अब पॉजिटिव भी कुछ है क्या? पॉजिटिव क्या है बच्चा? हाँ, देखो, कुछ जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर बनते हैं। क्या बनते हैं? कुछ जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इंग्लिश में क्या ये बोल दिया, हिंदी में क्या बोलेंगे? नए भू आकृतियों का निर्माण, नए भू आकृतियों का निर्माण।
बताते हैं कैसे। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल में, लेक्स आ जाएगा, लेक्स बन सकता है, ठीक है, आइलैंड बन सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में वो पर्वत भी बना सकता है ना, हाँ, और दीर्घ काल में पर्वत का निर्माण, एंड माउंटेन बिल्डिंग इन लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये हो सकता है। कैसे भी बताते हैं, सुनिए, ये जो कोई एक लैंड था, मान लेते हैं एक लैंड था, ठीक है, कोई लैंड था, यहां लगातार क्या होगा, भूकंप आ रही है, और यहाँ की जमीन क्या है, थोड़ी सी कमजोर है, तो ये क्या रिप्चर आ जाएगा, रप्चर आ जाएगा, नीचे धस जाएगा। जब नीचे ये धस जाएगा तो यहाँ पे बारिश हो रही, अगले कुछ वर्षों में बारिश हो रही होगी, तो क्या होगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ढेर सारे ऐसे लेक्स को क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक लेक्स। पूरा जो जम्मू कश्मीर चले जाओ, कश्मीर, श्रीनगर में बहुत झील है, वुलर झील, डल झील, बहुत सारे झील, और उस सारे के सारे झील टेक्टोनिक झील हैं, टेक्टोनिक लेक्स हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ कैसे हुआ, रैप्चर क्रिएट हुआ, और यहाँ बारिश हुई या ग्लेशियर आके जम गया, और गर्मियों में क्या होता है, ग्लेशियर जब क्या होगा, पिघलेगा तो क्या बन जाएगा, झील। डल झील क्या होता है, सर्दियों में जम जाता है, तो वहां पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हाँ, ठीक है। एक समय जब कश्मीर में टेंशन बहुत ज्यादा थी, आज भी है लेकिन कम है पहले से, ठीक है, थोड़ा सा। देखो, अगर आपसे कभी पूछा जाए कश्मीर का समाधान कैसे निकलेगा, बंदूक से निकलेगा, हाँ, बंदूक से शॉर्ट टर्म तो निकाल सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा। और भारत की ये ऐसा बिलीव भी नहीं, भारत की पॉलिसी भी नहीं। हमारा भारत की जो कश्मीर नीति है, कैसी नीति है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था 2001 में, हम कश्मीर समस्या का समाधान जमहूरियत, सुने हो, क्या पढ़ते रहते हो, जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के तरीके से करेंगे। जमहूरियत मतलब लोकतांत्रिक तरीके से, लोगों की भावना का आदर किया जाएगा। कश्मीरियत मतलब कश्मीर की जो लोकल कल्चर है उसको प्रिजर्व करेंगे, और इंसानियत का मतलब हम कोई भी दायरा हम इंसान के बाहर नहीं ले जाएंगे। तो आपको कल को अगर कश्मीर पॉलिसी पर कुछ सुझाव देना होगा तो यही आप दीजिएगा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जो बात दोहराई थी, उसी को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, ठीक है, हाँ। और ये भी, अभी इसका मतलब ये नहीं बोलते कि मौजूदा सरकार ये नहीं कर रही है, मार खाओगे, ठीक है। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज इस तरह से नहीं कर सकते, हाँ, ये बोल सकते हो कि कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने की जरूरत है, रचनात्मक सुझाव देने हैं आपको, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने हैं, ठीक है। तो दोनों काम होने चाहिए। जितने भी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट हैं, हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट मतलब समझ रहे हो, जो सुनने वाले नहीं है, बम लेके चल रहे हैं, लटका लटका के चल रहे हैं, उनको तुम कहोगे बापू ने प्रेम का संदेश दिया था, तो तुमको एक बम मार के निकल लेगा वो। यहाँ बापू का अनादर नहीं, हमसे बड़ा गांधीवादी यहाँ कोई नहीं होगा। गांधी को यहाँ लेके चलता हूँ तो आप लोग जेब में लेके चलते हो ना, पॉकेट में। तो गांधी में मेरी जबरदस्त आस्था है, मैं चाहता हूँ रोज उनकी संख्या मेरे पर्स में बढ़ती जाए ना, अलग अलग कलर के, ठीक है। तो नहीं बेटा, देखो वो बात अलग है, लेकिन जो ऐसे टेररिस्ट हैं उनको आप क्या करें, उनको धड़ पकड़िए, और बहुत ज्यादा देश के लिए जब खतरा हो जाए तो दूसरा वाला भी तरीका है, वो करिए। लेकिन जो आम लोग हैं उनको बंदूक के जोर पे आप नहीं ठीक कर सकते हो। प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, ये लेकर आना पड़ेगा, विकास। इसीलिए कहा जाता है सभी राजनीतिक समस्याओं का हल विकास है। आदमी खा कमा रहा हो ईमानदारी से, तो देखो उसको बगल वाले से लड़ने झगड़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा, हाँ कि ना, बोलो। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ पर इतना ज्यादा क्राइम ज्यादा होने का पहला कारण है पॉपुलेशन तो ज्यादा है, दूसरा लोगों के पास काम नहीं है, क्वालिटी काम नहीं है, तो क्या करेंगे। उन एरियाज में जहां इकोनॉमिक प्रोग्रेस ठीक से हुई है, वहां क्राइम रेट अपने आप क्या रहता है, कम रहता है। और फिर क्या होता है, हम इसका अनादर नहीं करें, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि वहां से जब माइग्रेशन होता है और यहाँ पे आके फिर से वही क्राइम बढ़ता है। इसीलिए सरकारें क्या कर रही है, माइग्रेशन को रोक लगाने के लिए गांव में ही रोजगार की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। तो कल को आपको अगर कहा जाए कि जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन समझ रहे, जो गांव से शहर की ओर जो ये प्रवासन होता है, इसको रोकेंगे कैसे, करो रास्ता बॉर्डर बना देंगे,
बाड़ा खींच देंगे, नहीं रोक सकते। तो इसीलिए देखो क्या होता है, जब भी माइग्रेशन होता है उसमें दो फैक्टर काम करता है। आपकी यूपीएससी ने पूछा था, एक पुश फैक्टर होता है और एक पुल फैक्टर होता है, पूछा था ना। हाँ देखोगे कैसे मेंस में आया था चाचा लोग। तो पुश फैक्टर का मतलब होता है भाग यहां से, धक्का मार रहा गांव में कि यहाँ खाने को कुछ नहीं है, रहने को कुछ नहीं है, मतलब आय के साधन सीमित है ना, सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है। दूसरा, प्रोग्रेस के अपॉर्चुनिटीज क्या है, कम है, विकास के भी संभावना कम है। दूसरी बात, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बीमार हो जाए तो शहर भागना पड़ता है। क्वालिटी एजुकेशन नहीं है ना, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो इस तरह की चीजें, टूरिस्ट प्लेसेस की कमी है, बच्चे को घूमने ले जाना, कौन ले जाए गांव में, खेत में। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, रूरल टूरिज्म का भी एक कंसेप्ट आया ना कि गांव गांव में भी क्या बनाया जाए, कुछ ऐसी जगह बनाई जाए जहां पे लोग घूम सके, हाँ, जिसमें रूरल के ही एलिमेंट हो। समझ में आया? तो ये सब आपको करना, सुझाव देना होगा आपको। तो ये पुश फैक्टर को यहाँ रोको, और पुल फैक्टर क्या है, यहाँ बेहतर साधन है इसलिए वो बुला रहा है, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो। क्लियर है? ये दोनों फैक्टर पे आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए गांव के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। रूरल इकोनॉमी को अपग्रेड करने के लिए क्या किया जा सकता है, एग्रीकल्चर को क्या किया जाए, प्रॉफिटेबल बनाइए, ठीक है। एमएसएमईज पर काम करिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जो छोटे छोटे उद्योग, ग्रामीण उद्योग है, उनको प्रमोट करिए। अब इनको कैसे प्रमोट करेंगे, मार्केट जब तक डिमांड में नहीं है उनको मार्केट लिंक दीजिए, लिंक प्रोवाइड करिए, एडुकेट फंड दीजिए उनको। एमएसएमई की फंडिंग कौन करता है, सिडबी करता है, सिडबी को और अपग्रेड करिए। रूरल डेवलपमेंट के लिए फंड कौन देता है, नाबार्ड, उसको और पैसा दीजिए। क्या नाबार्ड ने कोई अभी स्कीम चलती है पैसा देने के लिए? हाँ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF में और सरकार निवेश करे। सब पढ़ोगे, लिंक करते चले जाओ। देखो ज्योग्राफी से हम भूकंप से कहाँ पहुंच गए, पता नहीं कहाँ पहुंच गए, ये लिंक करते करते पहुंचते हैं बच्चा। ये होना चाहिए आपके दिमाग में, इसे चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं सिलेबस रट्टा मार लो, लेकिन तुम मानोगे थोड़ी ना। ऐसे वो बोलता अब्बा नहीं मानेंगे, वैसे तुम लोग भी नहीं मानते। ठीक है, तो कैसे बना, तो एग्जाम्पल में चाहे तो लिख सकते हैं, कश्मीर में झीलों का बनना, ये क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स है। ठीक है, आ रहा बेटा समझ में? ठीक है, तो ये था पूरा पूरा अर्थक्वेक। ठीक है, क्या था, अर्थक्वेक। अब आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूं। क्या, कौन सी गैस निकलेंगे, रेडॉन गैस निकलती है बस भूकंप से। उससे क्या करोगे, चूल्हा पे जो है रोटी सीखोगी, वो इतना, वो क्या होते हैं, उतने ऐसे गैस नहीं है कि उसका इस्तेमाल। देखो, जो ऐसे गैस जिसमें जीवाश्म होते हैं, फॉसिल, जो फॉसिल के कन्वर्जन से बने, उन्हीं से क्या होगा, वो फ्लेमेबल होंगे। समझना, मतलब चूल्हे का ईंधन के रूप में इस्तेमाल। आप सोडियम भी बहुत फ्लेमेबल है, बना पाओगे क्या, उड़ जाओगे। सोडियम हाईली इनफ्लेमेबल है, पता लगा हाँ यूरेनियम से करेंगे, अरे उड़ जाओगे। ठीक है, एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, आप लोग अपने से करिएगा, कर ले जाओगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, आपको संस्था से मिली होगी नोट्स, जैसे इंग्लिश और हिंदी में मिला है। जो पढ़ाते हैं लगभग रहता है ना इसमें पूरा रहता है ना, डिटेल में रहता है, मस्त रहता है। ठीक है, हाँ, मैं क्यों देखूं यार। देखो, आपको एक काम करना है, सुनामी स्वयं से पढ़नी है। ठीक है, सुनामी क्या क्या पढ़ना है बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रो आपको पढ़ना है। होता क्या है, जैसे मैं बता रहा हूं, सुनामी एक जापानीज वर्ड है, सु और नामी। सु का मतलब होता है हाँ हार्बर, क्या होता है, हार्बर, हार्बर मतलब बंदरगाह। ठीक है, और नामी का मतलब तरंगे, तो हार्बर वेव्स भी इसको कहा जाता है। तो पहले, और ये क्या होते हैं, सुनामी क्या, दीज आर द सी वेव्स विद हाई वेवलेंथ। समझ में, इनका क्या होता है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, समुद्र में आने वाली ऊंची ऊंची लहरों को क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है, ये हाई वेव्स हैं, हाई वेवलेंथ होता है इनका। समझ में आया? और इनकी ऊंचाई 30 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर तक भी बढ़ सकती है। तो कैसे आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं ये हमारा कॉन्टिनेंट है, समझ में आ रहा है, और ये हमारा क्या है, ओशन है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, भूकंप की घटना हुई बहुत बड़ी। हाँ, सबसे बड़ा कारण वही है, भूकंप, बहुत तेज भूकंप हुआ, और भूकंप की वजह से क्या हुआ, फोर्स ऊपर की ओर लगा, तो फिर क्या होगा, ये वर्टिकल एक्सपेंशन हो जाएगा ऐसे। जब ये होगा तो ये धीरे धीरे के कहां बढ़ेगा, इधर। तो जैसे ही इधर बढ़ रहा होगा क्या होगा, लैंड तो वही है,
ये दबता जाएगा ना, तो जैसे दबता जाएगा तो क्या होगा, ये वो ऊपर बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे ये तट के पास जाता जाता है, इसकी लंबाई के, इसकी जो है हाइट क्या होती है, यानी इसका क्रेस्ट जो एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ता चला जाता है। इस वजह से क्या होता है, शहर को डुबो देता है। आया समझ में? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, जो जो इंपॉर्टेंट आप पढ़ लेंगे अपने से कर लेंगे, क्योंकि मेन चीज ज्योग्राफी में क्या होता है, कारण समझ के बाकी चीजें आप जोड़ लेते हो। दूसरा है इसका क्या पढ़ेंगे, इंट्रो तो हो ही गया, ठीक है। इसमें कॉजेस, भूकंप मतलब सुनामी क्यों आता है, इसका प्रमुख कारण क्या है, सिस्मिक एक्टिविटी है, कौन सा, एक अर्थक्वेक, बड़ा भूकंप आए, और दूसरा वोल्केनो, नीचे ही ज्वालामुखी आ जाए, ठीक है, उल्कापिंड की घटना हो जाए, बहुत बड़ा उल्का गिर जाए, तो भी क्या होगा, पानी डिस्प्लेस होगा। आप सोच सकते हो कैसे कैसे पानी डिस्प्लेस हो सकता है, तो वो कारण आपको देखना है। कारण के बाद जो इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट्स बताने की जरूरत नहीं, क्या क्या कर सकता है वो, वही जो भूकंप वाला किया था लगभग लगभग वही करेगा। और लास्ट चीज जो है, इसको रोकने के उपाय, ठीक है, रोकने के उपाय, मिटिगेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिटिगेशन। तो मिटिगेशन क्या होता है, अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम टाइप का, ठीक है, जो आपको पहले से ही बता दे, वो देखना होगा, उसमें नोट्स में दिया होगा, और इंटरनेट का भी सहारा लीजिएगा तो है, ठीक है। जैसे कि पूरी दुनिया में अर्ली वार्निंग सिस्टम जापान ने बनाया, ठीक है, बाकी देशों ने बनाया, तो भारत ने भी 2004 में बनाया, हैदराबाद में है वो, इनकोइस नाम है उसका, इंडियन सेंटर ऑफ ऐसा करके है। हाँ, वो पढ़ लोगे, अब आपको समझ में आ गया, आपको इतनी डायमेंशन में चीजें कवर कर लेनी है। आया समझ में? हम आप सबको पता है यूपीएससी में टीचर निकालेगा यूपीएससी, क्या आप निकाल लेंगे, आपको निकालना है, तो इसके लिए कुछ चीजें क्या करनी पड़ेंगी, आपको भी पढ़नी पड़ेगी ना। इससे क्या होगा, आदत डेवलप होगा। कुछ कदम हम चलें, कुछ तुम चलो, तो मिलकर पूरा जहां नाप लेंगे। समझ में आया? हंस क्यों रहे हो यार, मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं, सीरियसली बात कह रहे हैं। तो हो गया, तो ये था पूरा पूरा हमारा अर्थक्वेक। अब हम पढ़ेंगे क्या, वोल्केनिक एक्टिविटी, यानी कि ज्वालामुखीयता। आगे बढ़े, पढ़िएगा, कहीं कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा, नोट्स मिला हुआ है, जिनको नोट्स नहीं मिला है वो देख लेंगे, ठीक है। किताब मिला है आप लोगों को, हिंदी वालों को नहीं मिला है, 1 साल से नहीं मिला, तो संस्था से मांगेंगे ना, क्यों नहीं दे रहे हैं, वो बोलते हैं आती नहीं हिंदी की, इनको तो मिला है, तो मांगो, असहयोग आंदोलन करो, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, गांधी जी से सीखिए, ठीक। गांधी जी को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं समाज में, तो कमाल मुझे दिक्कत तब होती है जब पढ़े लिखों को बहुत ज्यादा होती है। क्या है ना, एक चीज होती है बायसनेस, अगर आप किसी के प्रति पहले से पूर्वाग्रह बना लेते हो, नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर क्या होता है, आप उस व्यक्ति के साथ पूरी न्याय नहीं कर पाते हो। पहले से मान के चल रहे हो गांधी गद्दार थे, तो चाहे जितना तर्क देते हो तो कह रहे तुम सब बात का ही कह रहे हो, लेकिन गांधी गद्दार थे। ऐसे समझो दो भाई के बीच लड़ाई हो रही है, ठीक है, ये दोनों भाई का आपस में जमीन है, ये मान लो बड़ा भाई है, इसका गाय यहाँ पर यहाँ खूंटा गाड़ा गया है, इसकी वजह से गाय यहाँ पे बैठती है, ठीक है। गाय को थोड़ी ना पता है कि दो भाई की अलग अलग जमीन है, वो कभी कभी क्या, रस्सी तो होती है, तो रस्सी का डायमेंशन इधर भी हो सकता है, इधर भी उधर जाके इनका पौधा खा लेती है। एक दिन शिकायत करें भाई से, तुम अपने गैया को समझा लो, बार बार हमारे एरिया में आके चर के चली जाती है, तो कहते हैं कि हमारा गैया है, हम समझा लेंगे, लेकिन बार बार ये कुछ करते नहीं, तो बार बार गैया चली जाती थी। एक दिन गैया को बांध के रख लिए, ये नहीं देंगे, लड़ लिए, लाठी चल गई दोनों में। उसके बाद पंचायत बैठी, हाँ, ग्राम पंचायत, पंचायत न्यायपालिका की सबसे छोटी यूनिट है, पता है सबको, इंडियन जुडिशरी की सबसे छोटी यूनिट है। बातें चली, ठीक है, फिर कहेंगे गैया लौटा, एक शर्त पे लौटाएंगे, खूंटा कहीं और गाड़े, तो कह रहा, एक आधा कह रहे हैं खूंटा जो है हमारे अपनी जमीन पे है, इनके जमीन पे गाड़े हैं। कह रहा तो क्या होगा, इन गैया तो तुम्हारी, गाय तो तुम्हारी यहाँ आ जाती है। तो फिर बड़ा भाई, इन सब मामला टेंस होता है, बड़ा भाई कह रहा है इनकी हम सब बात मानते हैं, जितना बात करें सब सही करें, लेकिन खूंटा यहीं गाड़ेंगे। अबे सारी लड़ाई खूंटे के लिए हो रही है, और कह रहे बात सब मानेंगे, तो बात क्या माने आप ना। तो ऐसे भी एटीट्यूड वाले मिलेंगे आपको, उनको उनसे लड़ना उड़ना नहीं है भाई,
अपनी एनर्जी नहीं खराब करना। आइए ज्वालामुखी निकालते हैं। टॉपिक का नाम है, नया टॉपिक है वोल्केनिज्म। हम सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पर्सनालिटी को बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, क्योंकि आपकी सिलेबस में हिस्ट्री में लिखा हुआ है कई सारे स्वतंत्रता सेनानी एवं महत्वपूर्ण जो पर्सनालिटीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है पॉलिटिकल स्फीयर में, कल्चरल स्फीयर में, ठीक है। तो आप भाव विभोर होकर किसी के बारे में नहीं लिखेंगे, अरे गांधी जी जैसा कोई हो ही नहीं सकता, गांधी गांधी थे, ऐसा भी नहीं लिखना है। बहुत क्रिटिकली जाना है आपको। क्रिटिकली मतलब गांधी जी ने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, उसकी आलोचना भी बनेगी। समझ, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही होता है कि बहुत बारीकी से पैनी नजर रखना, ठीक है। तो ज्वालामुखीयता, वोल्केनिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, आइए पहले देख लेते हैं। हमारी आदत है, आपको पता ही। सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ, क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या होगा, अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, बेसिक इन्फो यानी इंट्रोडक्शन देखेंगे। हाँ बोल दो ना जरा। परिचय देखेंगे ज्वालामुखीता है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसके कॉज देखेंगे कि ज्वालामुखी आते क्यों है, कारण। कारण आप लोग सब जानते हो, बता भी चुके हैं, उसको फिर से एक बार देख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कारण के बाद जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन, और सिर्फ ग्लोबल होगा क्योंकि भारत में तो होता नहीं कहीं, हाँ, वितरण, ठीक है। इनका वैश्विक वितरण देखेंगे, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। फिर देखेंगे इनके इफेक्ट्स देखेंगे, और इफेक्ट्स में क्या होता है ज्वालामुखी, ठीक है, इस इफेक्ट देखेंगे। और इफेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगी, ये क्या करते हैं, बहुत सारे लैंड फॉर्म्स बनाते हैं, बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये 4 डायमेंशन में हम लोगों को देखना है हमें। और आपदा प्रबंधन में ये वाला है नहीं, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आते नहीं है, तो क्या है हम इसके लिए प्लानिंग करेंगे, जब आएगा तब प्लान करेंगे ना, है कि नहीं, बोलो। तो इंट्रोडक्शन, कॉजेज, डिस्ट्रीब्यूशन और इफेक्ट्स, ये 4 हमें डायमेंशन में चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या, इंट्रो, इंट्रो ऑफ ज्वालामुखी, ठीक है। तो नाम से ही लग रहा है ज्वालामुखी। देखो एक चीज होता है, एक वर्ड होगा वोल्केनिज्म, पहले इसका मतलब समझते हैं, ज्वालामुखीयता ना, एक वर्ड ये है, दूसरा वर्ड है वोल्केनो, दोनों में अंतर है बच्चा। इसको बोलेंगे ज्वालामुखी। अनुराग सर, अनुराग सर पानी भिजवा दीजिए यार, पानी नहीं, एक आध दिन हमारे यहाँ से लाश निकलेगी तब आएगी पानी। वोल्केनिज्म और वोल्केनो दो अलग अलग टर्म है, इसको पहले समझते हैं। वोल्केनिज्म का मतलब है सीधे सीधे कंप्लीट प्रोसेस, समझ में आ रहा है, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्भेदन की संपूर्ण प्रक्रिया, समझ में आ रहा है, ज्वालामुखी उद्भेदन की संपूर्ण प्रक्रिया, मतलब कहां से बन रहा, कहां से निकल रहा, क्या क्या हो रहा, सारा चीज जो पढ़ेंगे वो होगा क्या, वोल्केनिज्म, समझ में आ रहा है। इसलिए टॉपिक का नाम हमने क्या रखा है यहाँ देखो, वोल्केनो नहीं, क्या है, यानी ये सब चीज इंट्रोडक्शन से लेकर इफेक्ट तक की सारी जो पढ़ाई हम लोग करेंगे वो सब का सब किसका हिस्सा होगा, वोल्केनिज्म का। क्लियर हुआ, हाँ। तो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ठीक, ज्वालामुखी घटना की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन क्या करेंगे हम यहां करेंगे। और वोल्केनो का मतलब है सीधा सीधा, इट इज, देखो ये क्या है, एक वेंट है, वेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, छिद्र, क्या, छिद्र। वेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, अभी लिखना मत, सुनो, वेंट हो सकता है या फिर क्या होता है, फिजर हो सकता है, क्या हो सकता है, फिजर यानी कि दरारें, या तो वेंट हो सकता है या तो फिर फिजर हो सकता है, या तो छिद्र हो सकता है या तो दरारें हो सकते हैं, इन्हीं को वोल्केनो कहते हैं। लेकिन 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 ध्यान दीजिए, तो वोल्केनोज आर ईदर वेंट और फिजर, सुना समझ में आया, हिंदी में क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी
ज्वालामुखी एक प्रकार के छिद्र या दरारें हो सकती है, ठीक है, लेकिन कहाँ? आकाश में, हाँ, कि कपड़े पर? तो जाहिर बात कहीं होंगे, कहाँ? ऑन क्रस्ट। कहाँ होगा? क्रस्ट यानी हमारी भूपर पट्टी, राइट। सतह भी कह सकते हैं, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ये भी हो सकता है। अगर क्रस्ट लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। कहाँ होंगी क्रस्ट? अभी परिभाषा देखो बना रहे हैं, रुक जाओ बेटा। कहाँ होगी? क्रस्ट पे होगी, ठीक है। तो क्या होगा? तो यानी कि जितने भी क्रस्ट में दरार दिखे, छिद्र दिखे, सब वोल्केनो नहीं, जहां से लावा निकलेगा, ठीक है। जब तक लावा नहीं निकलेगा हम उसे वोल्केनो नहीं मानेंगे, ठीक है। यहां पे क्या होगा? विच इरप्ट्स लावा, और सिर्फ लावा नहीं होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, हम ये मैग्मा नहीं लिखेंगे, नीचे रहता है तो उसे मैग्मा बोलते हैं, ऊपर आने के बाद वो क्या हो जाता है? लावा है, ये बताए थे हम। तो विच इरप्ट्स लावा, गैस, और क्या? बहुत सारे गैस भी निकलते हैं, अभी हम देखेंगे। गैस निकलने के बाद और क्या होगा? वेपर, वाष्प भी निकलेगा, क्योंकि पानी पर्कुलेट करके नीचे गया था, उससे हीट हुआ होगा, तो वाष्प के रूप में निकलेगा। और क्या निकलेगा? सम सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे, यानी सॉलिड एलिमेंट भी होंगे, कुछ सॉलिड पदार्थ भी होंगे। क्लियर है? तो इसको मिला दें तो क्या हो गया? हमारा वोल्केनो की परिभाषा हो गया। तो वोल्केनोज आर द वेंट और फीजर ऑन द क्रस्ट विच इरप्ट लावा, गैसेस, वेपर एंड सम सॉलिड मटेरियल्स। क्लियर हुआ? अब परिभाषा क्या होगी हिंदी में? कि ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह या क्रस्ट पर छिद्र अथवा दरारें होती हैं, जिनसे लावा, गैस, वेपर यानी वाष्प तथा कुछ ठोस पदार्थ बाहर निकलते हैं। चलिए अपने मन से लिखिए, इसको जोड़कर लिख लोगे ना? ट्राई करिए, क्योंकि यही होता है मेंस में, ऐसे करते हैं, कंसेप्ट हम लोग याद कर लेते हैं और उसको जाके अपने शब्दों में लिखते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस जब करेंगे तो आएगा। अब सोच रहे हो, देखो हम आपको किताब की परिभाषा नहीं बताते हैं, हम आपको क्या बताते हैं? सिंपल परिभाषा बताते हैं ना। हाँ हाँ, आप स्वयं परिभाषा बना लो, इस तरीके से हम आपको बताते हैं। देखो फिर से इंग्लिश में लिख लिए। Volcanoes are the vent or fissures on the crust which erupt lava, gases, vapor and solid। हिंदी में क्या बोलेंगे? ये पृथ्वी की सतह पर छिद्र अथवा दरारें हैं, जहां से लावा, गैस, वाष्प और ठोस पदार्थ बाहर निकलते हैं। हुआ कि नहीं? सिंपल है। हाँ, अब जैसे क्या होता है, जो हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, कभी मेरा नोट्स देखे हो? देख भी नहीं, पर हमारा नोट बहुत खतरनाक रहता है। हमारा नोट सिर्फ ब्रह्मांड में मुझे ही समझ में आता है। इसका एक फायदा यह भी होता है, कोई दोबारा मांगता भी नहीं है। हाँ, जैसे मैं क्लास में भी मैं आता, जब होता था ना सर पढ़ाते थे जो, तो मैं हम लोग के यहाँ लिखाया उखाया नहीं जाता था। एक तो तुमको लिखाना पड़ता है, हालांकि शुरुआत में मैंने भी कम लिखाए हैं ना, जब तक प्री था तब तक नहीं लिखाए थे ना, केवल फ्लो चार्ट डायग्राम यही था ना। हाँ, यही सादा तरीका। अच्छा बताओ, इसको देखने के बाद आपको, मेरे नोट्स में यही रहता है बस, हम ऐसे कहते हैं ये खत्म, समझ में आ जाता है, याद करने में भी आसान है, क्योंकि ये दिखा, बाकी आपका ब्रेन फिक्स कर लेता है, खाली जगह भर लेता है। अपने ब्रेन पर भरोसा रखो, है कि नहीं? बहुत है ना भरोसा, ओवर भी भरोसा ना कर लेना, धोखा भी देता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक की परिभाषा हो गई। अब क्या क्या निकलता है तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लावा क्या है, गैस क्या है, और वेपर और सॉलिड में क्या क्या निकलेगा। ठीक है, तो अब इसी में समझेंगे इंट्रोडक्शन में क्या, इरप्टेड मटेरियल्स, निःसृत पदार्थ, क्या क्या निकलता है लावा से। यहां से भी प्रश्न बनता है, प्रीलिम्स में बन जाएगा, मेंस में नहीं बनेगा। मेंस में जो बनेगा वो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैं देता ही हूँ, आप लोग लिखते भी हो। बहुत सारे लोग, अभी कुछ प्राणी है जो आज तक एक भी आंसर नहीं दिखाए हैं।
बहुत सही, अभी दे देना हमको। ठीक है, और कौन प्राणी है? आपने एक बार भी लिखा बेटा? लिखो, एक बार ट्राई करो। हाँ, लिखोगे? ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना, उसके लिए हम बैठे हैं ना, सुधारने के लिए। जैसे इन्होंने जब लिखा पहले, अब डेली लिख रही हैं तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है, वो खुद ही देख रही होंगे। तो जो जो लिख रहा होगा उसके अंदर क्या आ रहा होगा? इंप्रूवमेंट अपने आप आएगा। कम से कम आप एग्जाम से पहले 3000 आंसर्स लिखे होने चाहिए आपके पास, 3000 प्रश्नों के। कितने? इसीलिए डेली 3 प्रश्न लिखने की कोशिश करें, 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, डेली लिखिए। और इंटरनेट के दौर में प्रश्नों की कमी नहीं है। ठीक है, हाँ। तो मिश्रित पदार्थ क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें होगा क्या? लावा। क्या होगा? लावा। लावा बोले तो लावा, ये लावा क्या होता है हम सबको पता ही है। ये क्या है? मोल्टन रॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है अगर हम देखें तो क्या है? दे आर दी मोल्टन रॉक्स। ये पिघले हुए चट्टान है, मोल्टन रॉक्स। ठीक है, कहाँ डेवलप्स होते हैं? डेवलप्स इन स्टेनोस्फेयर। हाँ कि ना? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कहाँ बनते हैं? स्टेनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल में निर्मित होते हैं ना। क्लियर हुआ? कहाँ डेवलप, तुम नहीं जानोगी ना बेटा, हाँ तुम नहीं पढ़ी थी। तो ये क्या है? ये पिघले हुए चट्टान है। क्या बेटा? ये लावा पिघले हुए चट्टान है, और ये दुर्बलता मंडल में बनते हैं। अब कहो कि दुर्बलता मंडल कहाँ है ना, ये भी बात सही है। हमारी पृथ्वी है, सरफेस मान लेते हैं ना, इसे काट दें तो केंद्र आ जाएगा, सेंटर। ठीक है, ऊपर वाला जहां हम रहते हैं उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? उसके बीच वाला भाग क्या कहते हैं? मेंटल। मेंटल मतलब नाना पाटेकर नहीं। ठीक है, मेंटल बीच वाला भाग, और सबसे नीचे है क्या? कोर। ये है। तो मेंटल के जो बीच में है ना, यहाँ पे ढेर सारा मैग्मा ऐसे भरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा मैग्मा, उसी को बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। आया समझ में? तो कहाँ होता है? ये मेंटल में होता है। ठीक है, हाँ। यहाँ से कितना गहरा होता है? 700 किलोमीटर की गहराई के आसपास रहता है, वहां से आता है। ठीक है, तो क्या है? लावा क्या है? यह है मोल्टन रॉक्स है। मोल्टन रॉक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा भी बोलते हैं। और डेवलप्स इन स्टेनोस्फीयर्स। हाँ बोलो। ठीक है, एरप्ट्स ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। हाँ कि ना? कल को मान लो लावा के बारे में ही पूछ ले तो आपके पास आंसर होना चाहिए ना। एरप्ट ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, ये ज्वालामुखी क्रिया से क्रस्ट पर बाहर आती हैं ना, ज्वालामुखी क्रिया से क्रस्ट पर बाहर आती है। इरप्ट ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी ऑन क्रस्ट। आया समझ में? लिख लिए। अब क्या होता है? अब अगली चीज है क्या? इनके टाइप्स। यहाँ है, खेल है। और हाँ यही देखना, अभी हम आपको कुछ ऐसा बता देंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, ऐसे जादू नजर आएगा। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, ऐसे गाना सुने हो तुम लोग? हाँ, 90s में आया था, शाहरुख खान, किरण। हाँ, तू है मेरी किरण। अब किरण भी सोचता है देखो, जबरदस्ती का हमको अपना बना लिया। हाँ, गाना वाना सुनते हो ना तुम लोग? कौन सा? भोजपुरी? हाँ, फिर हाँ, हनी सिंह के गाने सुनते? अरिजीत सिंह। अच्छा, अरिजीत सिंह के गाने में 5 घंटे सुना, खूब रोया, बाद में पता चला अरे अपना तो है ही नहीं कुछ। तो फिर क्यों रोया ना? होता है, उसके गाने सुनने के बाद भी ब्रेकअप जैसा फील होता है। हाँ, होता है ऐसे। हम लोग के जमाने में कुमार सानू हुआ करते थे 90s में। हाँ, हर गाने में हे कर देते थे, बस हे कर देते थे। हे उनका फेवरेट वर्ड होता था। जिस जिस गाने में हे किया वो गाना हिट हुआ। आज भी देख लो, ऑटो वाले जो छोटे मोटे, जो मतलब उस बैकग्राउंड के, उस जमाने के हैं, उनको बस यही कुमार सानू गाने चल रहे होते हैं। ठीक है, हमारे जमाने में जो कॉलेज का राष्ट्रीय गीत हुआ करता था, कॉलेज का राष्ट्रीय गीत हुआ करता था, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और, वो नेशनल सॉन्ग हुआ करता था। सब वही परेशान पड़े हुए हैं, सुने हुए, सबकी रियलिटी वही थी। तो का करे, आकाश की ख्वाहिश किए थे जब पाताल पे हो। खैर, इन सब प्राणियों से भी निपटना है आपको कभी कभी। तो टाइप्स देखते हैं, अभी देखना जादू आपको नजर आएगा, इसमें बहुत कुछ यहां से लिंक हो जाएगा। देखो, एक 2 प्रकार के लावा वहां से निकलेंगे। कितने प्रकार के लावा? 2 प्रकार।
एक लावा होगा जो एंडेसिटिक होगा। क्या होगा? एंडेसिटिक, एंडेसिटिक लावा, जिसे हम लोग अम्लीय लावा कहेंगे। क्या कहेंगे हिंदी में? अम्लीय। तो अम्लीय है तो इसे एसिडिक भी कहा जा सकता है, लेकिन एंडेसिटिक ही बोला जाता है, अम्लीय लावा। ठीक है, क्या बोलेंगे? अम्लीय लावा। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? बेसाल्टिक लावा। क्या हो जाएगा? बेसाल्टिक लावा, यानी कि क्षारी, क्षारी नहीं, सिर्फ पैठिक लावा बोलेंगे। हिंदी में भी बेसाल्टिक ही लिख देते हैं, और अगर सही वर्ड इसका है पैठिक। क्या है? पैठिक लावा। रुक जाओ अब थोड़ी देर, यहां पर थोड़ा सा रुकेंगे। हाँ समझ गए, जैसे होम्योपैथी होता है ना, पैथी वाला पैथिक, पैथिक। ठीक है, एक एक करके देखते हैं एंडेसिटिक लावा क्या होता है। वापस इसी मोड पे हम वापस आ गए। यही मोड हमको लगता सही है ना नोट्स बनाने के लिए? ये वाला अच्छा है कि वो जो लिखा देते हैं वो वाला? ईमानदारी बताओ, ये वाला ना? ना, वो बाकी शब्द आप अपना बनाइए, सीखिए, तभी तो सीखेंगे। नहीं तो हमारे वाला जितना हम लिखा देंगे वही अलग छाप के चले आओगे। देखो, ये जो अम्लीय लावा होता है, इसके क्या खासियत? जाहिर बात है, इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? पीएच क्या होगा इसका? इसका जो पीएच वैल्यू यानी पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा। ये तो मान लो इसका केमिकल है, ये ज्योग्राफी में नहीं लिखेंगे, लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं। ज्योग्राफी में जब कभी लावा के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये वाला चीज नहीं लेंगे, क्योंकि नाम से लग रहा है। ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इतना पता होता है कि अमल किसे कहते हैं और लावा किसे कहते हैं। हालांकि नहीं पता होता है, लेकिन वो मान के चलते हैं। ठीक है, अब पीएच वैल्यू इतना है। इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या है? इसकी जो विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी हिंदी में क्या बोलते हैं इसकी? विस्कोसिटी यानी तरलता। तरलता क्या होती है? विस्कोसिटी। ये गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है, यानी थिक होता है, या हाई होता है, या यूं कहेंगे हाई होता है। इसकी तरलता क्या होती है? गाढ़ा होता है। ठीक है, गाढ़ा होता है, उच्च नहीं होगा, तरलता निम्न होगी। इंग्लिश में जब ये बोलेंगे विस्कोसिटी हाई का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, गड़बड़ होगा ना, लो होगा। विस्कोसिटी क्या होगा? लो होगा। गाढ़ा है तो फिर जो क्या क्या होगा? लो होगा ना विस्कोसिटी। तरलता वो कम होगी ना, फ्लूइडिटी उसकी क्या होगी? कम होगी। समझ में आ रहा है? विस्को हाईली क्या होते हैं? विस्कोसिटी इसकी कम होती है। गड़बड़ हो रहा है हमको लग रहा है, एक मिनट हमको चेक करना पड़ेगा। वो हिंदी इंग्लिश का गड़बड़ हो रहा है हमको, बाकी वो तो पता ही है विस्कोसिटी क्या होता है। गूगल में हाई ही सही था। हाई होगा तभी ठीक होगा। विस्कोसिटी मतलब होता है श्यानता ना हिंदी में। हिंदी में देखो इसका मतलब क्या होता है। आज आप एक काम करो, छोड़ो तो सीधे लिखो यहाँ थिक। विस्कोसिटी क्या होगा? थिक, यानी गाढ़ा होगा। कहानी खत्म, ऊंचा नीचा छोड़ दो। ठीक है, क्या होगा? गाढ़ा होगा, बहुत गाढ़ा होगा। अब प्रश्न था गाढ़ा कैसे हो गया? गाढ़ा कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है कुछ मटेरियल उसमें उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। किसकी? सिलिका की। चट्टान में सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट होता है? सिलिका। तो इस पर जो सिलिका कंटेंट होता है, सिलिका कंटेंट यानी सिलिका की मात्रा क्या होगी? वो हाई होगी। आया समझ में? लगभग 65% होता है। अब ये सिलिका ज्यादा होगा तो गाढ़ापन उसका ज्यादा होगा। समझ में आ गया? बोलो। दूसरी चीज का, अगर गाढ़ा ज्यादा तो फैलेगा ज्यादा कि कम फैलेगा? कितनी बड़ी बात बोल दी आप लोगों ने, बस इसी से तो निकाल लेंगे। इसका जो फैलाव होगा यानी कि एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन क्या होगा? लो होगा। इसका फैलाव कम होगा। हाँ, कम होगा। तो जैसे मान ले यहां से निकला जो है आपका क्या? एसिटिक लावा निकला। कौन सा लावा निकला? तो गाढ़ा ज्यादा होगा तो दूर तक जा पाएगा कि यहीं बगल ही रहेगा? यहीं बगल ही रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा ना।
ठीक है, तो ऐसे ये इनका जो है वर्टिकल एक्सपेंशन होगा ज्यादा ना, बोलो बोल दो ना जरा, ठीक है, हाँ कि ना। दूसरी चीज ये हो गया, तो इसको हम आगे जाके क्या बोलेंगे, शंकु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शंकु। एक कोन की तरह बना कि नहीं, और बहुत ऊंचा हो जाती है, माउंटेन बन जाएगा। तो यानी क्या बनाते हैं ये वाले, क्या बनाएंगे, माउंटेन बनाएंगे। देखो कितना बढ़िया है, कोन बनाते हैं, फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन। आगे हम लोग अभी देखेंगे कोन्स के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, जब वो स्ट्रक्चर देखेंगे, वो लैंड फॉर्म्स देखेंगे ना। हाँ, कोन्स बनाएंगे, समझ में आ रहा है। कोन यानी शंकु, हिंदी में क्या बनाए, इनसे शंकुओं का निर्माण होता है, इनके जमाव से शंकुओं का निर्माण होता है, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेसाल्टिक लावा। तो ठीक उल्टा हो जाएगा इसका, तो यहाँ पीएच वैल्यू यानी पीएच मान कितना होगा, 7 से ज्यादा। विस्कोसिटी यानी श्यानता, विस्कोसिटी यानी श्यानता क्या होगा इसका, हाई होगा, यानी कि थिक की जगह ये क्या होगा, थिन होगा। क्या होगा, थिन होगा, ठीक है, क्या होगा, थिन होगा, यानी कि पतला होगा। विस्कोसिटी हिंदी में क्या बोलेंगे, तरलता, यानी कि बहुत ज्यादा तरल होंगे, ठीक है। और जो सिलिका कंटेंट है, सिलिका की कंटेंट क्या हो गया, वो कम होगा, लो होगा, बहुत कम होता, 30-35%। जब इतना होगा, ये कम होगा, तो गाढ़ापन क्या होगा, कम, और गाढ़ापन ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन इसका क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा, यानी फैलाव इनका क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें रटने वाली क्या बात है, एक्सपेंशन क्या होगा इनका, हाई, विस्तार ज्यादा होगा। लेट सपोज यहां पर ठीक है, यहां से फोड़ के निकला, तो क्या तरलता ज्यादा है, तो क्या होगा, दूर तक जाएगी, बोलो, दूर तक फैलेगी, हाँ कि ना, इस तरह से फैल जाएगी ना, तो काफी दूर तक फैलेगी, तो क्या पर्वत बनाएगी कि प्लेचू बनाएगी, उनको हम लोग बोलते हैं, जानते हो क्या, लावा। क्या बोलते हैं, लावा प्लेचू। क्या बोलते हैं, लावा प्लेचू। अगर बहुत ज्यादा लेयर्स में निकल जाए, इन्हीं को ट्रैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैप, जैसे डेक्कन ट्रैप्स, डेक्कन ट्रैप जहां हो, डेक्कन ट्रैप ऐसे बना है, इसलिए वो खूब फैला हुआ, कहां तक, मालवा मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, इतना फैल गया ना, क्योंकि विस्कोसिटी क्या थी, कम थी। विस्कोसिटी कम होने की वजह से देखो, ठीक बा, कितना आसान है। तो अगर आपको पता चल जाए, 1 मिनट, अगर सिलिका कंटेंट क्या है यहाँ पे, कम है, तो कुछ तो ज्यादा होगा, तो आयरन कंटेंट इसमें ज्यादा हो जाता है, लोहे की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाता है, आयरन कंटेंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। यानी मेटल किसमें ज्यादा होने की चांसेस है, इसमें मेटल कम होगा। इसलिए जहां जहां ये वाला होगा, ये आगे जाके क्या बनाते हैं, ग्रेनाइट, क्या बनाएंगे, और ये वाले क्या बनाएंगे, बेसाल्ट, और बेसाल्ट वाले में लोहा ज्यादा होता है, कलर कैसा हो जाएगा, काला, उसका वाला कैसे हो जाएगा, लाल। यानी जो लाल मिट्टी वाले होंगे तो सब ये वाले होंगे, और काली मिट्टी वाले सारे ये होंगे। और इसमें जब खूब मिनरल्स हैं तो उपजाऊ अपने आप हो गया, बोल दो ना जरा, खूब मिनरल्स हैं, उपजाऊ हो गया, उपजाऊ होगा तो कुछ भी खेती करो, मस्त। और फिर जब आयरन ज्यादा है तो सख्त होंगे, तो जैसे नमी जाएगी वैसे क्रैक्स बन जाएंगे, क्रैक्स बन जाए तो पानी डालोगे, जुताई की जरूरत नहीं है, नीचे तक पानी अपने आप परकुलेट चला जाएगा, तो बोलो तारा रहा। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड बनाएंगे ये आगे चल के। तुम्हें रटने की क्या बात है, समझ में आया। यही कारण है कि हमारा जो डेक्कन प्लेटू, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलो, सिंपल सी बात। जादू दिखा, तो ये था लावा। लावा के बाद अब हम देखते हैं क्या, 1 BHK। लावा के बाद अगला चीज जो है वो है
लाओ के बाद अब आपको क्या निकलेगा कि गैसेस ना, क्या गैसेस, कौन कौन सी गैस निकलेंगी? तो इसमें गैस सबसे पहला जो है वेपर, बोलो वेपर यानी वाष्प, वाष्प निकलेगी भैया, ठीक है। वेपर के बाद जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यहां एक्स लगा दिए हैं, NOx का मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NO2 भी हो सकता है, NO3 भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ कि ना। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। धुआं अगर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा ही होगा। अच्छा एक चीज समझ ले, दुनिया में कुछ भी जलाओगे वो अगर काला धुआं निकला, कौन सा धुआं? काला धुआं निकला, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पक्का है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, अगर हमारे सिस्टम में आ जाए ना, कहते ना कहीं धुआं जल रहा होता है तुम दम घुट के मौत हो गई, क्यों ऐसा? धुआं से कैसे दम घुट के मर गए? क्योंकि उस धुएं में क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो फेफड़े में गया, फेफड़े में हमारे क्या होता है, लंग्स में क्या होता है? एल्वेओली होता है। एल्वेओली क्या होता है? एक जगह होता है जहां पे वो फिल्टर होता है, तो उसने ऑक्सीजन की जगह किसको फिल्टर कर लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपके रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो पगला जाता है जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड देखता है। ब्रेकअप हुआ था ना इसका, इसके साथ इसे पगला जाता है, दोबारा देखने के बाद होश खो बैठा है। अब कहता है भाड़ में जा ऑक्सीजन, हम तो इसी से, अपन तो इसी के साथ जाएगा। तो फिर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हमारा जो हीमोग्लोबिन है दोनों मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और ये ले जाएंगे हमारी कोशिकाओं में। कोशिका इंतजार कर रही थी ऑक्सीजन आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखकर कुछ एनर्जी बनाएगी, भेज दिए क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर कोशिकाओं में जाएगा तो एनर्जी बनेगी? नहीं बनेगी। एनर्जी बन रही तो कोशिकाओं की एनर्जी ब्लॉक, एनर्जी ब्लॉक, तो हम निपट गए। तो इसके 13 दिन बाद पूरी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए कहीं पर भी अगर धुआं हो रहा है तो हाँ ये नहीं बोल रहे, जैसे बहुत सारे आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए दुनिया भर के ज्ञान दे रहे हैं कि फलाना चीज करने से वातावरण साफ होता है। हाँ, एक कथावाचक ने तो हद मचा दी कि 1 ग्राम घी जो है अगर जलाओ, घी का दिया जलाओ तो उससे 100 टन जो है हवा शुद्ध हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन का निर्माण होता है। वाह रे वाह, पूरा द्रव्यमान जो एनर्जी का जो क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास धरक धरा रहेगा, मतलब 1 ग्राम से 10 मतलब 100 टन बन जाएगा। बहुत बढ़िया, 1 ग्राम से कोई भी चीज। मास तो वही रहती है ना, मास कभी थोड़ी घटती बढ़ती है, मास घटती भी नहीं है, परिवर्तित होती है। तो ऐसा क्या करता है ये 1 ग्राम घी 100 टन? तो अभी दिल्ली में जो है पोल्यूशन होने वाला है, हर साल जो है नवंबर अक्टूबर के क्या पराली जलेगी, अभी धान धुआं हो जाएगा, जाना घी जला के जो है शुद्ध कर देना वातावरण। लेकिन ये फर्जी की बातें हैं, वो चीजें जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है उसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक विज्ञान स्वयं न साबित कर दे। क्लियर हुआ? ऐसे बहुत तमाम तरह की चीजें आपको फैल रही हैं। आपको घी का दिया जलाना है, सीधे जलाइए ना, कि उसमें जबरदस्ती का विज्ञान ठुसा रहे हो, सूडो साइंस। आप जलाइए भाई, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन दिक्कत है कि आज की पीढ़ी नहीं मान रही है, तो उसको कैसे मनाए? उल्टा सीधा साइंस का पाठ पढ़ाकर। तो सही बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, कल को अगर उसको वास्तव में पता चलेगा ऐसा नहीं होता, फिर क्या होगा? आप कितने भी बड़े पद पे बैठे हो, आपकी इज्जत गिर जाएगी ना उसकी। इसलिए बहुत सावधानी से बोलना चाहिए। और वैसे भी विज्ञान का काम है वैज्ञानिक लोग करें, बाकी आप जो अपना काम कर रहे हैं करें, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन तो ये सब चीजों से दूर रहिएगा। जब तक साइंटिफिक कोई कम्युनिटी कोई बात नहीं मान रही, बोल रही है, तब तक उसे नहीं मानेंगे। क्लियर है? ये आपके पास होना चाहिए। कल को यूपीएससी जा रहे तो पता लगा, वहां आपको पता चला वहां कार्बन मोनोऑक्साइड फैल गया, चलो चलो घी का दिया जलाओ उससे वातावरण साफ। अरे भैया, तो अगर है ऐसा तो पहले साबित हो जाने दीजिए ना।